आप सभी लोगों को स्वागत है। ये करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 वीडियो है और इसमें हम टॉपिक्स कवर करेंगे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और बहुत सारा जैसे कि बीओटी जैसे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो चलते हैं इस वीडियो की ओर। पहला है जूल्स लॉ। ठीक है, जूल्स लॉ का पहला नियम क्या बोलता है कि हीट प्रोड्यूस, जो कि अगर किसी भी कंडक्टर से अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे तो उसमें जो हीट प्रोड्यूस होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर पे डिपेंड करता है। दैट मीन्स हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट स्ट्रेंथ। ठीक है, अब वो उस कंडक्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है उसका स्क्वायर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इसमें क्या क्या कांस्टेंट रहना चाहिए, टेम्परेचर और टाइम रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर नहीं, ये टाइम होगा। ठीक है, हीट प्रोड्यूस इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। दैट मीन्स वो कंडक्टर में कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या पे डिपेंड करता है, वो डायरेक्टली उसका उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। जैसे कि ये एक तार है, ठीक है, इस पर क्या फ्लो कर रहा है, एक तो करंट फ्लो कर रहा है, इसका कोई रेजिस्टेंस होगा, कितना टाइम पे, टी टाइम पे होगा, तो क्या होगा, इसका स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका रेजिस्टेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इसका टाइम से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दैट मीन्स जितना देर तक करंट फ्लो करेगा उतना टेम्परेचर या फिर हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, थर्ड वाला नियम यही बोलता है कि हीट प्रोड्यूस इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम ऑफ फ्लो ऑफ द करंट। दैट मीन्स जितना देर तक करंट फ्लो करेगा उतना ही हीट प्रोड्यूस होगा। अगर फर्स्ट वाला नियम यही होगा, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आई स्क्वायर एंड एच इज प्रोपोर्शनल टू आर एंड एच इज प्रोपोर्शनल टू टी, और ये सब तीनों चीज़ को जब जोड़ दिया जाए तो एच इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी होगा। अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हटा दिया जाए तो यहाँ पे क्या लाएगा, एक तो कांस्टेंट, जो कि इसका वैल्यू रहेगा 0.42 जूल पर कैलोरी रहेगा। ठीक है, और ये एसआई सिस्टम में क्या रहेगा, ये जे का वैल्यू 1 रहेगा। ठीक है, और एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी में आई एम्पेयर में होना चाहिए, रेजिस्टेंस ओम में होना चाहिए और टाइम किस चीज़ पे होना चाहिए, सेकंड्स पे होना चाहिए। इससे रिलेटेड बहुत सारा न्यूमेरिकल्स पूछा गया है बोर्ड्स में भी और प्री बोर्ड में और एग्जाम्स में, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अब चलते हैं यूजेस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का यूजेस क्या क्या रहता है। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन आप लोगों ने देखा होगा, ये इलेक्ट्रिक आयरन क्या करता है, जैसे कि करंट जब भी लाइन में लगा दिया जाए तो क्या होगा, वो हीट प्रोड्यूस करता है और आप लोग कपड़े पे आयरन मारना चालू कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है, इसमें निक्रोम बोल के मटेरियल यूज़ किया जाता है। और ये निक्रोम का क्या खासियत रहता है या फिर क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, इसका हाई रेजिस्टेंस होता है और लो मेल्टिंग पॉइंट रहता है। क्या होता है, हाई रेजिस्टिविटी और हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा रहने से हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, यहाँ पे देखिए, रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। और करंट तो किसी भी हाउस होल्ड, सभी हाउस होल्ड के लिए सेम ही फ्लो करता है। ठीक है, इसलिए क्या क्या बढ़ाने से, रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से उसमें हीट प्रोड्यूस ज़्यादा होगा। और ये निक्रोम का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होना चाहिए, नहीं तो फिर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते वक्त वो मेल्ट होने से तो फिर काम नहीं करेगा। ठीक है, अब चलते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब, जो बल्ब होता है इनकेंडेसेंट वाला। ठीक है, वो पीला वाला जो बल्ब रहता था वो पहले बहुत साल पहले वो यूज़ किया जाता था। ठीक है, अभी भी शायद पोल्ट्री फार्म में वो हीट के लिए वो यूज़ किया जाता है। मटेरियल यूज़, उसमें कौन सा तार यूज़ किया जाता है, जैसे कि ये ऐसा करके बल्ब रहता था और इससे बीच में ऐसा करके रहता था। ठीक है, इसमें जो वायर रहता था वो क्या कौन सा चीज़ होता था, वो टंगस्टन होता था। ठीक है, और इसमें जो गैस फील्ड रहता था वो नाइट्रोजन और आर्गन रहता था। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर ऑक्सीजन रहता तो ये टंगस्टन वायर क्या होता, जल जाता और जलने से फिर वो काम ही नहीं करेगा। ठीक है, और नाइट्रोजन, उसका बर्निंग को कंट्रोल करने के लिए नाइट्रोजन या फिर आर्गन फिल किया जाता था। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है ये सब बल्ब का, हाई रेजिस्टेंस, हाई मेल्टिंग पॉइंट, सेम वही। ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन का जो निक्रोम और टंगस्टन, इलेक्ट्रिक बल्ब का टंगस्टन का, दोनों का सेम प्रॉपर्टी रहता है। ठीक है, अब चलते हैं इलेक्ट्रिक हीटर का।
इलेक्ट्रिक हीटर भी वैसे ही काम करता है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी को क्या में हीट में प्रोड्यूस करने का काम करता है। दैट मीन्स इसमें भी नाइक्रोम का ही यूज़ किया जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस, हाई मेल्टिंग पॉइंट, जो कि तीनों के तीनों में ही इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक आयरन और इलेक्ट्रिक हीटर। और सिर्फ इलेक्ट्रिक बल्ब में ही टंगस्टन यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन, टंगस्टन को साइन भी करना पड़ता है, नहीं तो वो बल्ब को जैसे काम ही नहीं करेगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है इलेक्ट्रिक फ्यूज़। अब फ्यूज़ जैसे कि आप लोग ने मेन स्विच में देखा होगा, ये ऐसा करके रहता है, ऐसा कुछ रहता है, और यहाँ से बीच से एक तो तार जाता है, ठीक है। ऐसा होता है फ्यूज़, ठीक है। ये होता है फ्यूज़ वायर, और ये पूरा सिस्टम को बोला जाता है फ्यूज़, ठीक है। अब फ्यूज़ वायर किस मटेरियल से बना रहता है? इट इज़ एन एलॉय ऑफ टिन एंड लीड। दैट मीन्स ये जो फ्यूज़ वायर रहता है, ये किस किस चीज़ से बना हुआ रहता है? ये टिन और लीड से बना हुआ रहता है, ठीक है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है? इसका कैरेक्टरिस्टिक हाई रेजिस्टेंस होता है, लेकिन लो मेल्टिंग पॉइंट रहता है। क्या रहता है? लो मेल्टिंग पॉइंट। इसलिए जब भी शॉर्ट सर्किट हो तो इसका क्या होना चाहिए? ये मेल्ट होना चाहिए, क्योंकि हीट प्रोड्यूस होने से इसको मेल्ट होना पड़ेगा और ये सर्किट को ब्रेक कर देगा, ठीक है। इसका ये खासियत होता है कि जब भी शॉर्ट सर्किट हो तो हाई रेजिस्टेंस की वजह से जब हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो ये मेल्ट होकर सर्किट को ब्रेक कर देगा। Working during short circuit, huge amount of heat is developed. The fuse blows out and the circuit is broken, saving the electric appliances. ये कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल, और या फिर एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज बोल के पूछा जाता है। तो आप लोगों को क्या बोलना चाहिए? ये फ्यूज सिर्फ जब शॉर्ट सर्किट हो तब जो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है, उसके वजह से ये ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। ब्रेक होने से सर्किट ब्रेक हो जाएगा, और सर्किट ब्रेक होने से इलेक्ट्रिसिटी कोई भी अप्लायंस में फ्लो नहीं करेगा और बचेगा, ठीक है। आग लगने से बचेगा, क्योंकि आप लोग ने देखा होगा कि सुना होगा न्यूज़ में कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गया घर में, ऐसा करके, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ सर्किट पर यूनिट टाइम। अब किसी भी सर्किट में कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ किसी एक यूनिट टाइम में, तो उसी को इलेक्ट्रिकल पावर बोला जाता है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम W डिवाइडेड बाय पर यूनिट टाइम T, इसी को पावर बोला जाता है, और ये रिप्रेजेंट किया जाता है P = W/T, ठीक है। और W जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होता है, वो भी उसका फिर फॉर्मूला बन के आता है पोटेंशियल इंटू करेंट इंटू टाइम, ठीक है। अब जब ये वर्क के जगह में, ये एनर्जी कंज्यूम के जगह में जब VIT जैसे कि पोटेंशियल, करंट और टाइम लगा दिया जाए, तो टाइम कट के पावर का फॉर्मूला क्या बन के आएगा? P = VI, ठीक है। और इसका दूसरा भी फार्मूला होता है P = V² भी रहता है। कैसे? क्योंकि V = IR में, जैसे कि V/R I रहेगा, ठीक है, कि I का वैल्यू कितना रहेगा? V/R। अब ये I के जगह में V/R लगाने से क्या होगा? V² रहेगा, ठीक है। अब आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि V = I हो गया और V = IR भी होता है। V के जगह में IR लगाने से क्या बनेगा? IR × I, दैट मीन्स P = IR² × R, ये भी फॉर्मूला बन के आएगा। तो पावर का 3 फॉर्मूला बन के आएगा, जो कि P = VI, P = V²/R और P = I²/R। ये 3 फार्मूला के बेस से न्यूमेरिकल्स पूछा जा सकता है। अब चलते हैं, पावर का यूनिट होता है वाट, और ये 1 वाट डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर इज 1 वाट इफ 1 एम्पेयर करंट फ्लोज थ्रू अ सर्किट हैविंग 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे कि मैंने पहले बताया था, तो ऐसा जो 1 वाट कब बनेगा? जब 1 पोटेंशियल डिफरेंस और 1 करंट होगा। तो यहाँ पे देखो क्या डेफिनेशन बन के आता है, इलेक्ट्रिकल पावर इज 1 वाट। तो इलेक्ट्रिकल पावर 1 वाट कब होगा? जब करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट इज 1 एम्पियर and having a volt of 1 potential difference, 1 volt of potential difference। that means जब potential difference 1 और करंट 1 एम्पियर फ्लो करे किसी भी सर्किट में, तो वहाँ पे कितना पावर बन के आएगा? 1 वाट पावर बन के आएगा। ऐसे करके डिफाइन किया जाता है। और 1 किलोवाट = 1000 वाट होता है, ठीक है। 10⁻³ मतलब 1000। ये किलोग्राम और किलोवाट में सिमिलर रिलेशन होता है। KW का मतलब होता है किलोवाट, ठीक है।
अब चलते हैं BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड, ठीक है, यूनिट, BOT यूनिट या फिर बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट या फिर BOT। अब इसका क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे कि 1 किलोवाट आवर या फिर 1 BOT या फिर 1 यूनिट, ठीक है। अब BOT क्या होता है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 1000 वाट इलेक्ट्रिक डिवाइस व्हेन इट ऑपरेट्स फॉर 1 आवर। दैट मीन्स BOT क्या होता है? BOT कैसे करके डिफाइन किया जाता है? जब 1000 वाट का इलेक्ट्रिकल डिवाइस 1 घंटे तक यूज़ किया जाए तो उसी को 1 किलोवाट आवर या फिर BOT भी बोला जाता है, ठीक है। अब इसका दूसरा डिफिनेशन क्या होता है? इफ़ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैविंग अ पावर ऑफ 1 kW मीन्स 1 kilowatt hour runs for 1 hour, then the amount of electrical energy consumed by it is called 1 kilowatt hour or BOT। दैट मीन्स अगर 1 किलोवाट आवर का 1 किलोवाट का या फिर 1000 वाट का कोई भी डिवाइस 1 घंटे तक चले, वो जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा उसी को ही 1 किलोवाट आवर या फिर 1 BOT बोला जाता है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है? 1 BOT इक्वल्स टू किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का कितना करंट में काम करेगा, कितना वोल्ट और कितना आवर और कितना डेज तक काम करेगा, क्योंकि अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं 1 मंथ का, ठीक है। जैसे कि फैन 6 घंटा, लाइट भी 6 घंटा ऐसे करके यूज़ किया जाता है। तो अगर 6 घंटे का भी टाइम लाइन दिया गया तो आवर्स में लिखना पड़ेगा, डेज में भी दिया गया तो डेज को भी मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 6 घंटे 30 दिन तक मतलब 6 × 30, ठीक है, ऐसे करके गुना करना पड़ेगा। और कभी कभी उस अप्लायंस का पावर दिया रहेगा डायरेक्ट, तो पावर दिया रहने से जैसे कि 50 वाट का बल्ब, तो 50 वाट का बल्ब मतलब 50 इंटू कितना घंटे तक? 6 घंटे तक। अगर डेज भी दिया गया तो यहाँ पे फिर से डेज से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि 50 वाट का बल्ब दिन में 6 घंटे चालू करेगा और 30 दिन तक, तो 50 6 घंटे तक 30 दिन, ठीक है। 50 × 6 × 30 ऐसा करके मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 1000 करने से क्या आएगा? 1 BOT आएगा, ठीक है। और अगर रेट भी दिया गया हो जैसे कि 5 रुपये, 5.5 रुपीज़ ऐसा करके, तो क्या करना पड़ेगा? कितना अमाउंट लगेगा उस बिल तीरने के लिए, तो क्या करना पड़ेगा? उस BOT को उस रेट से गुना करने से आपका क्या आएगा? अमाउंट बन के आएगा, ठीक है। अब ये BOT में रेट मल्टीप्लाई करना, रेट कितना रहेगा? 5.5, 5, 6 ऐसा करके रहता है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स में दिया जाता है। अब एक्सप्लेन करेंगे वाई द टर्म्स 220 वोल्ट और 220 वोल्ट 100 वाट इज रिटन इन इलेक्ट्रिक बल्ब। अब इसका मतलब क्या रहता है? जैसे किसी बल्ब में 220 वोल्ट और 100 वाट लिखा रहता है, इसका मतलब क्या होता है? This means that the bulb will glow with maximum intensity when it is connected to 220 volt supply line, and in that condition it will consume 100 joules of electrical energy every second। दैट मीन्स इसका मतलब क्या होता है? जब 220 वोल्ट में उस अप्लायंस को किसी बल्ब में या फिर किसी हीटर में या फिर किसी चीज़ में अगर वो 220 वोल्ट में अगर ज्वाइन किया जाए तो वो क्या करेगा? वो मैक्सिमम इंटेंसिटी से काम करेगा। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज ऐसा भी करके सुना होगा, तो लो वोल्टेज में वो मैक्सिमम इंटेंसिटी से काम ही नहीं करेगा। जैसे कि बल्ब देख लीजिए, लो वोल्टेज में कम ग्लो करेगा, हाई वोल्टेज में ज़्यादा काम करेगा, 220 वोल्ट में ठीक से काम करेगा, ज़्यादा वोल्टेज में तो वो बिगड़ भी जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बल्ब में अगर 220 वोल्ट और 100 वाट लिखा रहेगा तो क्या होगा? 220 वोल्ट में वो मैक्सिमम इंटेंसिटी काम करेगा और वो 100 जूल पर सेकेंड एनर्जी कंज्यूम करेगा। इट विल कंज्यूम 100 जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एवरी सेकेंड। दैट मीन्स हर एक सेकेंड में वो 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा। और इसका दूसरे तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं। दिस मीन्स दैट इफ द बल्ब इज स्विच ऑन टू द 220 वोल्ट सप्लाई देन इट कंज्यूम्स 100 वाट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। दैट मीन्स अगर वो 220 वोल्ट में कनेक्ट किया जाए तो वो क्या करेगा? 100 वाट एनर्जी कंज्यूम करेगा। कहाँ से? इलेक्ट्रिकल सर्किट से, ठीक है। ये हो गया आपका BOT, ठीक है। अब अभी तक का जितना भी लेक्चर मैंने किया है उसमें किसी भी बहुत कम ही न्यूमेरिकल्स किया हूँ, तो ये सभी लेक्चर्स जब ख़त्म हो जाए तो मैं सोच रहा हूँ कि एक न्यूमेरिकल्स का डेडिकेटेड वीडियो बना के लेकर आऊँ, ठीक है। अब चलते हैं पैरेलल एंड सीरीज कनेक्शन ऑफ 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स। अब जब 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स को सीरीज या फिर पैरेलल में कनेक्ट किया जाए तो कौन सा ज़्यादा ग्लो करेगा, ठीक है, इसके बारे में समझते हैं, ठीक है।
जब भी सीरीज में कनेक्ट किया जाए, ठीक है। अब सीरीज में जब ऐसा करके एक ही लाइन में दो अप्लायंस कनेक्ट किया रहेगा तो आप लोगों को ये समझना चाहिए कि करंट सेम फ्लो करेगा। जैसे कि यहाँ से आई फ्लो कर रहा है, यहाँ पे भी आई होगा और यहाँ पे भी आई ही होगा। और जब भी पैरेलल में, जैसे कि पैरेलल आप लोगों को शायद ऐसा दिखने का आदत होगा, ठीक है। जब ऐसा पैरेलल में कनेक्ट रहेगा तो क्या होगा, इसमें वोल्ट सेम बहेगा। क्या रहेगा, वोल्ट सेम बहेगा, मतलब ये पैरेलल में वोल्ट सेम रहेगा और सीरीज में करंट सेम रहेगा। तो जो हीट प्रोड्यूस होगा वही, जितना हीट प्रोड्यूस होगा उतना ही ज़्यादा ग्लो करेगा, ठीक है। इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो अगर इसमें करंट सेम रहेगा तो करंट वाला हीट का फार्मूला यूज करेंगे, दैट इज H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। तो इन दिस केस करंट I passes through both the bulbs and heat produced H is equals to, जो heat produced H ये किसके बराबर होगा, I स्क्वायर RT के बराबर होगा। सो हीट प्रोड्यूस इन द 6 वाट बल्ब, जैसे कि ये 12 वाट और 6 वाट है, जो 6 वाट बल्ब है विल बी मोर एंड ग्लो ब्राइटर। क्यों ऐसा, क्योंकि जैसे कि हम लोग को पता है पावर इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R। तो अगर रेजिस्टेंस और पावर का जब रिलेशन देख लिया जाए तो क्या होगा, ये रेसिप्रोकल रिलेशन है। दैट मीन्स जितना ज़्यादा पावर होगा उतना कम रेजिस्टेंस, ठीक है, और जितना कम पावर होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, ठीक है। इसमें देखो, इसमें पावर कम है, जैसे कि 12 वाट और 6 वाट में क्या है, इसमें पावर कम है। तो पावर कम रहेगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, और रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो ये फार्मूला की वजह से क्या होगा, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। समझ में आया होगा क्यों कम वाट का बल्ब सीरीज में ज़्यादा ग्लो करता है, ठीक है। क्योंकि कम पावर मतलब उसका ज़्यादा रेजिस्टेंस, और ज़्यादा रेजिस्टेंस मतलब ज़्यादा ग्लो करेगा सीरीज में। अब सीरीज में ये फार्मूला, अब पैरेलल में क्या कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, H इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R इंटू टी। अब ये क्यों फार्मूला, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि पैरेलल में करंट अलग अलग होता है, ये दोनों सर्किट में, ये दोनों लाइन में, और पोटेंशियल सेम रहता है। अब जैसे कि H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT में आप लोगों को पता होगा कि V इक्वल्स टू IR, ठीक है। अब I की जगह में V बाई R लगाने से क्या होगा, V स्क्वायर बाई R स्क्वायर इंटू RT रहेगा। एक R काटने से क्या होगा, H इक्वल्स टू V स्क्वायर R इंटू टी रहेगा। दैट मीन्स जब पोटेंशियल सेम रहेगा तो क्या, कौन सा फार्मूला यूज करने से सही रहेगा, H इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R इंटू टी, ये वाला फार्मूला यूज करने से सही रहेगा। अब इन दिस केस सेम वोल्टेज V इज अप्लाइड इन बोथ द बल्ब्स, दैट मीन्स वोल्टेज तो सेम अप्लाई ही होगा। एज हीट प्रोड्यूस इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R इंटू टी, सो हीट प्रोड्यूस इन 12 वाट बल्ब वुड बी मोर एंड विल गो ब्राइटर। क्यों ऐसा, जैसे कि अब 12 वाट रहेगा, ज़्यादा पावर कम रेजिस्टेंस। अब ये अगर कम से डिवाइड करेगा तो इसका वैल्यू, जो हीट का प्रोड्यूस का वैल्यू होगा वो ज़्यादा रहेगा। जैसे कि 5 डिवाइडेड बाई 2 ज़्यादा रहेगा होगा कि 5 डिवाइडेड बाई 4 ज़्यादा रहेगा। ऑब्वियसली जितना कम से डिवाइड करोगे उतना ही ज़्यादा वैल्यू निकल के आएगा। इसलिए ज़्यादा पावर रहने से कम रेजिस्टेंस होगा इसमें, और कम रेजिस्टेंस का मतलब क्या होगा, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस बन के आएगा, ठीक है। तो क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम लोग, सीरीज में कम पावर वाला ज़्यादा ग्लो करेगा और पैरेलल में ज़्यादा पावर वाला ज़्यादा ग्लो करेगा, ठीक है। ज़्यादा तो क्या है, उतना मैक्सिमम ग्लो करेगा। अब चलते हैं CFL बल्ब और LED बल्ब। CFL बल्ब शायद आप लोग को पता होगा कि ऐसा करके एक तो मुड़ा हुआ बल्ब आता था, ठीक है, ऐसा करके मुड़ा हुआ दिखा दूंगा फोटो के जरिए से, ठीक है। CFL बल्ब, CFL जो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प भी बोला जाता है इसको, इसका एवरेज लाइफ क्या होता है, मोर देन इनकैंडेसेंट लैम्प। इनकैंडेसेंट मतलब जो लाल वाला होता है, पीला लाल कैसा ग्लो करता है, ठीक है, ये टंगस्टन वाला होता है ना, हाँ, ये वाला बल्ब से कुछ ज़्यादा ही लाइफ रहता है। दैट मीन्स ये CFL ये इनकैंडेसेंट बल्ब लैम्प से ये ज़्यादा एवरेज लाइफ इसका रहेगा, ठीक है। और CFL रिक्वायर्स लेस अमाउंट ऑफ हीट as compared to the incandescent lamp, requires less amount of heat and less amount of energy as compared to the incandescent lamp. That means अगर दो लैम्प, अगर incandescent लैम्प और CFL बल्ब लेकर चले तो जितना
इंकैंडेशन लैम्प को ग्लो करने के लिए एनर्जी चाहिए, उससे कम एनर्जी में ही CFL बल्ब उतना ब्राइटनेस देता है। दैट मीन्स अगर ये 50 वाट का इंकैंडेशन बल्ब हो और ये 10 वाट का बल्ब सेम ब्राइटनेस देगा, मतलब ये एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करके उतना ही ब्राइटनेस दे रहा है, ये कम एनर्जी कंज्यूम करके भी उतना ही ब्राइटनेस दे रहा है। ठीक है। अब ये बल्ब का थोड़ा एक प्रॉब्लम था, CFL कंटेंस मर्क्यूरी वेपर एंड आर्गन गैस। इसके अंदर जो गैस रहता है वो क्या कौन कौन सा गैस रहता था? मर्क्यूरी वेपर और आर्गन गैस, जो कि हेल्थ के लिए हानिकारक था। ठीक है, इसलिए इसको अभी यूज़ में नहीं लिया जाता है। अब LED के बारे में पढ़ते हैं। LED का फुल फॉर्म रहता है लाइट इमिटिंग डायोड। एवरेज लाइफ ऑफ LED इज मोर देन CFL। दैट मीन्स CFL का जो लाइफ था, जैसे कि सोचो कि 4 साल तक चलता था, तो ये अभी कितना साल तक चलेगा? 8 साल तक या फिर 6 साल तक चलेगा। ठीक है, ऐसा करके LED का एवरेज लाइफ जो था वो मोर देन द CFL। ठीक है, LED रिक्वायर्स लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कम्पेयर टू, अब CFL इंकैंडेशन से कम एनर्जी कंज्यूम करता था, अब LED CFL से कम एनर्जी। जैसे कि अब ये 10 वाट में उतना ब्राइटनेस दे रहा है होने से ये 50 वाट कंज्यूम करने से उतना ही ब्राइटनेस दे रहा है। ठीक है, ऐसा होता है। द प्राइस ऑफ LED बल्ब इज हायर देन CFL। अब LED का यही बुरी आदत है कि यही खामी है कि LED का प्राइस ज़्यादा है। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो कि अलग ही पार्ट में हम लोग करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, DC मोटर, AC मोटर और हाउस होल्ड सर्किट भी हम लोग पार्ट 3 में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।